जिन्होंने वो देखा है पाकिस्तान हॉकी का जवाल होता हुआ, वो कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट भी कहीं ना कहीं उसी वर्ज पे पहुंचती जा रही है। और बहुत ही बाआवाज़े बुलंद ऐलान कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका, जब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कैटेगरी ए में किसी भी प्लेयर को नहीं रख पाए, क्योंकि कोई प्लेयर कैटेगरी ए का लगता ही नहीं है। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट बेरा? देखिए, इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको दो तीन नज़रिए इसको देखने के, ठीक है। ऑन वन साइड ऑफ द कॉइन आप ये कह सकते हो कि देखें किसी की परफॉर्मेंसेज अप टू स्क्रैच थी नहीं, सो नो वन डिजर्व्स कैटेगरी ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्लेयर्स को प्रेजेंट होती है कि प्रमोशन इज अप फॉर ग्रैब्स। कोई भी अच्छा परफॉर्म करे यहाँ से प्रमोट हो सकता है वो कैटेगरी ए पे। मेरे हिसाब से सलमान अली आगा की तो बन सकती थी जगह वैसे कैट ए में, बिकॉज ही इज योर व्हाइट बॉल में, व्हाइट बॉल तो नहीं खैर, T20 आईज में कैप्टन। अच्छा, टेस्ट के कैप्टन को डी में डाल दें तो और ही व्हाइट बॉल के कैप्टन के लिए ए जगह बन सकती है। ऑल थ्री फॉर्मेट्स मेरे ख्याल से कैटेगरीज होनी फॉर्मेट वाइज असाइन होनी चाहिए। आप सीनियरिटी को मत देखो, आप वर्कलोड को देखो। इफ अ प्लेयर इज प्लेइंग ऑल थ्री फॉर्मेट्स, नंबर ऑफ मैचेस ही इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू शुड लुक एट व्हेन यू आर हैंडिंग आउट कॉन्ट्रैक्ट्स। जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा काम कर रहा है, who is putting in more hours, they probably deserve more money for that. मेरे ये थॉट प्रोसेस है। बाकी यार देखें, मेरी जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, आई हैव लर्नड दैट पनिशमेंट एज अ फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ला कर नहीं देती। तो इन लोगों ने अगर ये पनिशमेंट के तौर पर ब्यूरोक्रेसी में तो ऐसा ही होता है। होता तो है, मगर आई कुड चैलेंज द एडमिनिस्ट्रेटर्स कि आप अपनी तनख्वाहें काटें। आपने कौन सी को बहुत तीर मार दिए हैं या बहुत कोई अपने खास काम करके दिखा दिया। आपके टाइम पे ड्विंडल होती जा रही है क्रिकेट। ये हाफिज साहब का फेवरेट टॉपिक है। हाँ, मगर आपने भी जिक्र किया ना कि हॉकी का हम जवाल देखते हैं और हम डरते हैं कि क्रिकेट के साथ कहीं ना हो जाएगी। मसला आपका एज अ कंट्री व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स ये कि यहाँ पे स्पोर्ट प्रोफेशनलाइज नहीं है। न्यूजीलैंड को देखें, क्या है, 5 मिलियन की आबादी है, इससे ज्यादा नहीं होनी होती, 10 से तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होनी। हॉकी में वो इस वक्त पाकिस्तान को हराते आ रहे हैं कुछ ऐसे से, ठीक है। वो फाइनल में पहुंचती पाकिस्तान न्यूजीलैंड हरा देती है। फीफा वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड खेल जाती है। क्रिकेट में न्यूजीलैंड हमेशा नॉकआउट में पहुंची होती है। न्यूजीलैंड इज नॉट सपोज्ड टू बी दिस गुड। वहां पे स्पोर्ट प्रोफेशनलाइज्ड है, सिस्टम इन प्लेस है, पूरा एक प्रोफेशनलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसको फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करो। तो रोड मैप है हर यंग एथलीट के लिए कि मैं टॉप पे पहुंच सकता हूं। यहाँ पे क्या रोड मैप है? यहाँ पे अगर मुझे कल को मेरा कोई नेफ्यू हो जो कहे मैंने हॉकी प्लेयर बनना है, मैं उसको क्या बता सकता हूँ? क्रिकेट प्लेयर पे क्या बता सकता हूँ मैं? नहीं है कोई। आप लोग पता क्या कहते हैं क्रिकेट में कि आपने क्रिकेट खेलनी तो पढ़ाई छोड़ दो। बाकी मुल्कों में तो इतना इस तरह नहीं हो रहा। वहां पे तो बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं। रोड मैप पे रोड में गड्ढे बहुत है। और दूसरी, हाँ बिल्कुल, बहुत गड्ढे हैं। और देखें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मैं कहता हूँ आप बेशक ना भी दो कैटेगरी ए, मगर आप हमें बताओ फिर कि दीज आर द फंड्स जो हमने बचाए हैं, और ये ट्रांसपेरेंसी दिखाओ कि अब ये वाले फंड्स हम इधर अलॉट कर रहे हैं, इस एरिया को बेहतर कर रहे हैं। खुद तो आप लोगों के पेचेक्स अभी भी कम नहीं हुए। एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर्स भी तो है। As you said कि there is an opportunity as well for the cricketers, लेकिन what if सुफियान मुकीम को मौका ही नहीं मिल रहा? वो अच्छा खेल सकता है बट वो मौका ही बार बार अबरार को दे रहे हैं, सो अबरार गॉट द चांस टू कम टू द ए कैटेगरी। तो फिर सुफियान का क्या कसूर है इसमें? तो फिर मौका देने की बात भी आ जाएगी। ये सीनियरिटी देखते हैं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। आई डोंट थिंक दैट्स द करेक्ट सिस्टम। आप देखो वर्कलोड और फिर आप देखो परफॉर्मेंस, उस हिसाब से आप कैटेगरीज असाइन करो। अब टेस्ट कैप्टन जो हैं वो मेरे ख्याल से कैटेगरी डी में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप 5 डे क्रिकेट खेल रहे हो वहां पे, ठीक है। एंड टेस्ट क्रिकेट को जो इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स डिश आउट किए हैं, मुझे नजर ही आ रहा है कोई खास इन लोगों ने इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई। आई थिंक टेस्ट क्रिकेटर्स को जनरली थोड़े पैसे ज्यादा मिलने चाहिए क्योंकि आप चाहते हो कि टेस्ट क्रिकेट जिंदा रहे। डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। हाफिज, मैं आपकी तरफ आऊंगी बिकॉज हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं और फिर हम शॉर्टर फॉर्मेट की बात करते हैं। कोच का बहुत लेना देना होता है जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हो रहे होते हैं। एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो कि शॉर्टर फॉर्मेट में, दैट इज फ्रॉम अ फॉरेन कोच। टेस्ट के हमारे लोकल देसी हमारे कोच हैं। टेस्ट को जितनी कम इंपॉर्टेंस दी गई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, साफ वाज़ेह है वो इस वजह से। माइक हैसन कब से आए हैं पाकिस्तान टीम के कोच बने हैं? वो थोड़े से टाइम हुआ। थोड़े से टाइम। आप कैसे की कह सकते हैं कि आप उसको इतना इख्तियार दे दें कि वो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फैसले करे? ये तो आपकी जो आपके क्रिकेट चलाने वाले लोग हैं, आकिब जावेद साथ होंगे, ऐसा नहीं कि अकेला माइक हैसन की कॉल होगी, ठीक है ना। तो यही है ना, एक शख्स अभी इसको 2-3 महीने हुए हैं, वो आपके लड़कों के साथ, प्लेयर्स के साथ ना उसको पता कि कौन कितना कर सकता है, किसकी फील्डिंग कैसी है, किसी के काम करने का अंदाज क्या है, उसकी रिकमेंडेशंस कैसे हो सकती हैं इस सतह पे कि आप उसके ऊपर फैसला करें। नहीं हाफिज साहब, किस बेसिस पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? आपसे मैं अगर पूछूं कि किन बेसिस पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्या फ्यूचर प्लान को देखते हुए होना चाहिए? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहले ये सवाल है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने वाला कौन है? क्या वो उस मायार पर पूरा उतरता है कि उसको फैसला करने की समझ बूझ और इख्तियार उसमें है?
फिर तो कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता। नहीं, फिर आप उन लोगों को लाएं जिनको ये पता हो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिए जाते हैं। हाँ। ये सबसे अब ये ना कि आप एक शख्स को, किसी को भी, ये क्यों दुनिया में कवानीन बने हुए हैं ना, किसी वजह से बने जाते हैं ना, कवानीन किसी वजह से बनते हैं, ठीक है। और जो कवानीन बनाते हैं उनको जाके देखें कि उनकी जिंदगियां कहां पर लगी हैं, फिर लोग उनके बनाए कवानीन के ऊपर अमल करते हैं। आपका क्या क्राइटेरिया होता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसका? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका क्या क्राइटेरिया होता? पास सीजन या पास साल की परफॉर्मेंस, या आगे आने वाले के प्लान्स के मेरे फ्यूचर प्लान्स में ये लड़के इंपॉर्टेंट हैं? आप मिक्सचर करते हैं, ठीक है, कि आपकी गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी क्या है, आप मुस्तकबिल में किसको देख रहे हैं, आप उन दोनों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि एक रात मुझे ख्याल आया, सोया में, ख्वाब आया, अगले दिन उठ के मैंने सब कुछ बदल दिया। आपको आगे किसने लेकर जाना है, आप उन लोगों को साथ रखते हैं, और जो आपके चले आ रहे हैं 2, 3, 4 वर्षों से, आप उनको साथ रखते हैं, मिलाकर आप आगे लेकर चलते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक शख्स आपके पूरे साल में कोई क्रिकेट ना खेले और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, बी कैटेगरी में है। शादाब खान साहब को तो ए कैटेगरी में होना चाहिए, ठीक है। फ़हीम अशरफ को तो ए कैटेगरी में होना चाहिए, ठीक है। और ये जो सऊद शकील और शान मसूद और खुरम शहजाद हैं, इनको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना ही नहीं चाहिए। ये क्यों उन्होंने खाली जगह पुर कर दिया, क्यों लोगों का हमें किसी और हकदार का हक मार दिया है। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देख के ना आपके जहन में ये ख्याल आता है कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ आ गया हूँ मैं, ये कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट के फैसले कर रहे हैं। ये बेमानी है 25-30 लोगों का डिस्कस करना। असल मसला ये है कि जो फैसले कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। एक कैटेगरी आपने ख़त्म कर दी, ठीक है। बंदाए खुदा, आप बताएं, ये जो बाबर आजम और उसके ऊपर चल रही है बहस, ये कंसिस्टेंसी वर्सेस स्ट्राइक रेट, और जिसको आपने कप्तान बनाया वो उसका क्या स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल। ये फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के, मुझे बताएं 2018 से आप तक कहाँ है हसनैन, कहाँ है शाहनवाज धानी, कहाँ है अरशद इकबाल। आप नंबर्स तो गिने प्लेयर्स के, ये क्यों तबाह हुए हैं। हाँ। एहसानुल्लाह, ये बेड़ा गर्क किसने किया है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को इतना रोने की क्या चीज़ है। उनके ऊपर बात करें जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है वसाइल के ऊपर, जिन लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर अपने पंजे गाड़े हुए हैं और वो खून चूस रहे हैं पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स का, ये उन लोगों की नाकामी है। उनको बुढ़ा दिया है, वो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स हैं। अब इसके बाद आप ये, फिर इसका मतलब ये है कि पीएसएल की सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है जी, प्लैटिनम। तो खत्म करें फिर वो, फिर वहां पे भी फिर उसको भी खत्म बिल्कुल करें। फॉल नहीं करता। आप प्लैटिनम में अपने प्लेयर को कैसे पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के ऊपर लगाएंगे कि आप उसमें एक मिनट मैडम, एक मिनट, आप उसमें प्लैटिनम कैटेगरी में कैसे आपको फ्रेंचाइजीज को कहेंगे जो उठाएं अपने प्लेयर्स को, जब आप खुद उनको एक कैटेगरी देने के लिए रजामंद नहीं है। पाकिस्तान के ये तमाम प्लेयर्स प्लैटिनम कैटेगरी में आते हैं ना। शादाब खान आईएसबी में जब जाता है किस कैटेगरी में आता है, शाहीन जब आता है किस कैटेगरी में जाता है। तो इन प्लेयर्स को आप पीएसएल के ऊपर, उनका पैसा है तो वो जो है आप उसको माले मुफ्त दिले बेरहम पे उड़ाएंगे। तो ये चीज़ें आप एक फैसला करते हुए ये नहीं देखते हैं कि इसके असरात, मुज़िर असरात क्या आने हैं और इसके मुफीद असरात क्या आने हैं। सो ये 30 खिलाड़ी जो है ना, ये मसला नहीं है पाकिस्तान का, वो 3 लोग मसला है पाकिस्तान का। अच्छा, वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सऊद शकील है किस लिस्ट में, कैटेगरी कौन सी है उसकी? सी में मेरा। अब देखिए, अगर आपका एक बैटर हो जिसने जब से डेब्यू किया टेस्ट क्रिकेट में, उससे ज्यादा किसी ने रन्स नहीं किए, उसका फॉर्मेट भी यही है, यू वांट टू एनकरेज दैट प्लेयर कि आप टेस्ट पे फोकस करें, राइट, क्योंकि आप हमें बड़े, हमारे कीमती प्लेयर हैं आप टेस्ट क्रिकेट में, आपने आगे लेकर जानी है। फिलहाल तो ये लग रहा है बैटिंग को 50+ एवरेज इन 19 टेस्ट मैचेस इस दौर में कमेंडेबल है। सऊद शकील कैटेगरी सी में क्या कर रहे हैं? फिर तो अब वही बात है ना, यू आर डिस्करेजिंग योर क्रिकेटर्स टू प्ले अ सर्टेन फॉर्मेट, और ये डेंजरस चीज है। आपने बात की टेस्ट क्रिकेट की कि सीरियस नहीं, हम नहीं ले रहे। खुद ही देख लें कि अजहर महमूद को आपने 2 सीरीज के लिए कोच बनाया है, नई साइकिल आई है। अगर आपने अजहर महमूद को ही कोच बनाना था, पूरी साइकिल के लिए महीने के लिए इसलिए कोच बनाया हुआ है क्योंकि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हो रहा था, तो पैसे आपको देने पड़ते हैं ना, इफ यू आर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट इज, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं करना था, तो इसलिए कहा चलो टेस्ट संभाल लो। पॉइंट इज, आपकी नई साइकिल आती है सवेरा, आप कहते हो कि अच्छा जी हमारी कौन सी 6 सीरीज है, हम वो देख लें। उसके बाद वंस यू हैव सीन कि आपके अवे टूअर्स कौन से, आप कहते हैं अच्छा हमने घर पे जो 3 सीरीज खेलनी है, किससे खिलाफ खेलनी है, हमें किस तरह की सर्फेसेस चाहिए। इन सारी चीजों का जब आप जवाब आपको मिल जाएगा, फिर आप सोचते हो कि अच्छा इस तरह की जो क्रिकेट हम खेलना चाह रहे हैं, कौन सा कोच है जो हमें इस तरह की क्रिकेट खिला सकता है, उसको आप हायर करते हो। उसके साथ मीटिंग अगर आप कहते हो कि यार दिस इज आवर करंट कैप्टन, क्या आप इस साइकिल में इस कैप्टन के साथ कंटिन्यू करना चाहोगे कि कोई नया लड़का है, वो बता देगा आपको अपनी चॉइस, और फिर आप पूरे 2 साल उन्हीं लोगों के साथ रहो।
ये तो 2 सीरीज के बाद अजहर महमूद गायब हो जाएंगे, जो भी कप्तान होगा या शान होगा या कोई और होगा, दे विल गेट टू वर्क विद अ ब्रांड न्यू कोच। बहुत आइडियल सिनेरियो की बात कर रहे हैं बहराम। हम वो मुल्क हैं जो गैरी कर्स्टन को बुलाते हैं, गिलेस्पी को बुलाते हैं, उनको सर पे बिठाते हैं, उनको कहते हैं कि अलिफ से लेके बे तक सारी चीजें A to Z आपने सब आपके ऊपर है। और राइट बिफोर वर्ल्ड कप बंद करके माइक हेसन को अभी कर रहे हैं, सारा कुछ आप छीन लेते हो, उसके बाद फिर आप कहते हैं टाटा बाय बाय। मैच डे स्ट्रेटेजिस्ट बन के रह जाते हैं ना, वो यही अल्फाज थे जेसन गिलेस्पी के, और आई हैव माय सिंपैथीज विद हिम, क्योंकि यार दिस इज नॉट द जॉब दैट दे साइंड अप फॉर। आप हमेशा हम ये बात करते हैं क्रिकेटर्स, ये उसको जो ये किरदार था गिलेस्पी का, रोजाना की रोजमर्रा की बुनियाद पर रोजमर्रा के मामलात को, ये बाबर आजम, रिजवान या शाहीन या हारिस रऊफ ने तो नहीं बदला था। नहीं, उन लोगों ने तो नहीं बदला, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर्स हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर जेसन गिलेस्पी ने सिर्फ मैच डे स्ट्रेटेजिस्ट रहना तो फिर उनका इतना टाइम पाकिस्तान में गुजारना डजंट मेक सेंस। मैं हाफिज साहब आपकी मगर बात, एक और चीज मैं बस यहाँ ऐड कर दूं, वो ये है कि हम हमेशा बात करते हैं कि प्लेयर्स रिग्रेस किए हैं, दे आर इंसेंटिवाइज्ड टू परफॉर्म। आप क्यों नहीं अपनी गेम आप कर रहे, ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स को भी एक तरफ कर दें, जो स्टाफ है जिसके साथ आपने काम करना है, आपकी कोई खामी है, आपने इंप्रूव करनी है, ये वो रिलेशनशिप्स ही नहीं बनने देते। आप इतना टाइम नहीं देते किसी स्टाफ को, कोचिंग स्टाफ को, कि वो प्लेयर्स को कुछ सिखा पाए, उनकी गेम में कुछ बेहतरी ला सकें। वो तो हर 2 सीरीज बाद आपका कोई नया स्टाफ होता है। प्लेयर्स डोंट गेट टू वर्क विद द सेम पीपल, तो इंप्रूव कैसे करेंगे? बिल्कुल हाफिज साहब, आप ही की बात जिस वक्त आप गुफ्तगू कर रहे थे, अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, आई नो दैट, और उसमें इंटरनेशनल कोचेस जो हैं वो उनकी मर्जी से क्या चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड कप से पहले आपके कोचेस बदल दिए जाएं और सडनली सारी टीम बदल दी जाए, एक ऐसे मुल्क से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कितना सीरियसली डील करेंगे? मसला ये है मैडम, बदलता कौन है? जो बदलते हैं उनको तो कोई पूछता नहीं है, और उनके बारे में जिस तरीके से पाकिस्तान में उनकी मदासराई और तारीफ़ होती है। इकबाल बेग साहब पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने आज लिखा है, ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ना उन्होंने लिख दिया है, एंकर्स का नाम ले दिया, नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि सहाफ़ी इस तरीके से कर रहे हैं इन दिनों स्पोर्ट्स में कि जैसे उनको झूठ में भी सच नज़र आ रहा है, तो हो सकता है उनको अगले साल उनको भी तमगा इम्तियाज़ मिल जाए। तो मैं बेग साहब से ये कहना चाहूँगा आपके सवाल से, वो अहमद फराज साहब ने लिखा है कि मेरा कलम नहीं मिज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा ना जाएगा। तो बेग साहब आप लिखते रहें और लोग लिखते रहेंगे, इसलिए ये उन लोगों के बारे में है जो फैसले कर रहे हैं, जो इख्तियारात रखते हैं, जो वसाइल पर काबिज़ हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट के होनहार क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उनका बेड़ा गर्क करते हैं, उनके दरवाजे बंद करते हैं। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और जिस तरह से ये दिए गए हैं, ये उस पाकिस्तान में क्रिकेट की बदतरीन बदइंतज़ामी की सबसे बड़ी मिसाल आपको आज नज़र आती है। जब आप इंसाफ का गला घोंटते हैं, जब आप आवाज़ों को बंद करते हैं, जब आप लोगों का रास्ता रोकते हैं, जब आप कॉपी पेस्टर्स को नकल करने वालों को ऊपर लेकर आते हैं, तो फिर उसका नतीजा यही निकलता है कि आज रेहान बट पाकिस्तान के लिए कह रहा है जी कि वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो फीका फीका होगा। भाईजान फीका हो चुका है, पाकिस्तान की हॉकी की देख खत्म हो चुकी हुई है, और अब वो देख के ऊपर लोगों की क्रिकेट के ऊपर नजरें हैं। और यही नालायक लोग, यही जो जिनकी जहन अपने इर्द गिर्द उसके मराद के गिर्द घूमता है, उनके हाथों में पाकिस्तान की क्रिकेट है। इसलिए सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस आला इंतजामिया का है जो बरसों से पाकिस्तान के सबसे मकबूल खेल को उसको तबाह करने के दर पे है, अपने अपने लोगों को लगाने के लिए। देखें, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में ये रिपोर्ट हुआ कि मैं तो जिस टीम को लगा लेता हूं अपने साथ, मैं उसको बदलता नहीं हूं। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ये किसकी टीम है? ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की टीम नहीं है। ये क्यों बदले जा रहे हैं? दूसरी बात ये कि मैं समझता हूं सबसे बड़ा जो चैंपियंस ट्रॉफी में फेलियर था वो आपके सेलेक्टर्स का था। सेलेक्टर्स तो अभी भी वही हैं, राइट, जो इतनी ग्लेरिंग मिस्टेक्स कर सकते हैं कि खुशदिल शाह को आपने ओडीआई क्रिकेट में ऑलराउंडर के तहत रखा हुआ है। नहीं सेंस बनती ना इसकी। T20 में मैं कहता हूं चलो यार मैं 1-2 ओवर निकाल लूंगा, 10 ओवर आपने दे दिए खुशदिल शाह को, विकेट नहीं आपको लेकर देंगे। अच्छे से अच्छे दिन पे शायद वो 40-45 रन खा ले। पॉइंट इज कि पाकिस्तान में, एंड आई थिंक ये क्रिकेट से बाहर भी जाती है चीज, मैं क्रिकेट के खास तौर पे ये चीज है, मैं बाकी स्पोर्ट्स पे उस तरह नहीं कह सकता। यहाँ पे होता है शाइनी न्यू टॉय सिंड्रोम। साइम चल रहा है, साइम बचा लेगा, साइम इंजर हो गया, कोई जवाब ही नहीं है।
ठीक है, ये तो खैर एक ऐसा मौजू है बहराम कि ये खत्म नहीं हो सकती है डिस्कशन कभी भी। अभी हमारे पास वक्त भी कम है और मुझे लगता है कि ये डिस्कशन जो ना ये हमारी कंटिन्यू रहेगी अगले 1 घंटे तक। आपको प्रोसेसेस बचाते हैं, स्ट्रक्चर बचाता है, ठीक है, सिंपल सी बात। स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस और जो प्रोसीजर्स हैं वो खैर हमारे कहीं भी कोई दिखते नहीं है, बट यस ये डिस्कशन वाकई जिस तरह मीरब ने कहा वो इतनी लंबी है दैट हम मैराथन पे मैराथन करते रहे, मगर क्या जो मैनेजमेंट और ओहदेदारान हैं उनके कान पे कोई जूं रेंगेगी कि नहीं रेंगी।